नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई और आपत्तियां मांगी गई। एक सप्ताह में ही 1000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हजारों दावेदार हैं, लिहाजा हमें भी लिखना पड़ा आपत्तियों का अंबार, दावेदारों की भरमार। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में शहरी विकास निदेशालय के पास करीब 1000 आपत्तियां आ चुकी हैं। सवाल उठ रहा है कि इन आपत्तियों की निपटारा कैसे किया जाएगा। इधर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने घोषणा कर दी है कि जनता से राय लेकर चुनाव लड़ने पर विचार किया जाए। इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बीजेपी में पार्षद पद के ही 1000 से ज्यादा दावेदार हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और उन तमाम सवालों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। तो आपत्तियों का अंबार और प्रत्याशियों का और दावेदारों की भरमार, ये तमाम पार्टियों में आजकल हाल चल रहा है। और ये पहली बार ऐसा कहा जा रहा है हुआ है इस प्रदेश में कि 1000 से ज्यादा आपत्तियां जो है वो दर्ज की गई है। समय बहुत कम है, यानी कि 23 तारीख तक रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है चुनाव आयोग को। शहरी विकास विभाग के पास ये काम है। अब इन आपत्तियों का किस तरह से निपटारा होगा और कौन सी ऐसी आपत्तियां हैं जो सबसे ज्यादा दर्ज की गई हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो है फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रभा बंदूनी जी। पहले बात, आरक्षण तय करने में बहुत समय लग गया जिसकी वजह से निकाय चुनाव टल गए और उसके बाद अब आपत्तियां दर्ज की गई हैं, तो उस 1000 से ऊपर आपत्तियां हैं। तो ऐसे में कितना टाइम आप लोगों को लगने वाला, कितनी चुनौतियां हैं? देखिए दिव्या जी, जो चुनाव इससे पहले जो आप कह रही हैं कि देरी भी है, देरी कोई आरक्षण की वजह से नहीं हुई है। आरक्षण तो जैसे पहले दिया जाता था वैसे ही अभी उसकी प्रक्रिया वही चल रही है, चाहे वो हमारा ओबीसी आरक्षण हो, एससी एसटी आरक्षण हो। मुझे नहीं लगता है कि वो तो नियम के अनुसार हुआ है, जो विधि की प्रक्रिया है, नियम कानून के तहत ही वो आरक्षण दिया गया है हर क्षेत्र में। तो उसका इसमें कोई ये नहीं है कि चुनाव में देरी हुई है। वो जो प्रावधान थे, जो बीच बीच में हमने पहले भी आपको बताया था, चुनाव थे, सरकार की जो मशीनरी थी वो अपना व्यस्त थी, इस वजह से इसमें देरी हुई थी। ऐसा कोई इसमें आरक्षण से इसमें कोई इतना ज्यादा समस्या नहीं थी। और अब आप देखिए कि जब ये एक हम कहेंगे चुनाव का पर्व होने वाला है, तो निश्चित तौर पर जो आपत्तियां आई है उसके लिए तो सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि अभी हमारे पास समय है, 7 दिन का समय है। और आपत्तियां देना कोई बहुत बड़ी, हम ये नहीं कह सकते कि आपत्तियां क्यों आई है। इससे तो हमें लगता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, हमारे जितनी भी जनता है जागरूक हो गई है। और आप ये समझ सकते हैं कि हर किसी को आवेदन करने का भी अधिकार है। और अगर हमें कहीं पर ये लगता है कि वो हमारे हिसाब से नहीं है, या कहीं पर हमें अपने कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो अगर हम आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो आपत्ति दर्ज कराने का उसे अधिकार है। उसके लिए शहरी विकास विभाग है, वो सब आपत्तियों को ले भी रहा है, उनका जांच भी की जा रही है और उसके बारे में विस्तृत जो रिपोर्ट है वो भी तैयार कर ली गई है और जल्दी ही उसको चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा। और जैसे ही चुनाव आयोग उन समस्याओं का निवारण करेगा, उसके बाद निश्चित ही बहुत जल्दी ही चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको हम ऐसे नहीं देख सकते कि बहुत आपत्तियां, उनका निवारण भी होगा, बहुत जल्दी ही होगा। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस की तरफ से कितनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं? क्योंकि 1000 से ऊपर आपत्तियां यहाँ पर शहरी विकास विभाग को मिली हैं जिनका निस्तारण होना है, और उसमें से कांग्रेस की कितनी आपत्तियां हैं? देखिए, वो दावेदार के हिसाब से यहाँ पर जो दावेदार होंगे, जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और आपत्ति दर्ज करानी भी चाहिए। क्योंकि वाकई जो इन्होंने टिकट का बंटवारा किया, जो इन्होंने सीटों का बंटवारा किया, वो अपने चहितों के हिसाब से किया। इन्हें लगा यहाँ पे महिला प्रत्याशी हमारे पास है तो चलो ये महिला सीट कर दो, यहाँ जेंट्स प्रत्याशी है तो जेंट्स सीट कर दो। इस तरीके से इन लोगों ने काम किया, तो इसलिए आपत्तियां भी होंगी। और मुझे नहीं लगता कि इतनी 1000 आपत्तियां जो बता रहे हैं आप लोग, इसका निस्तारण भी होगा। कुछ नहीं होना, सब सरकार की मर्जी है, सरकार अपनी मर्जी से काम कर रही है। सरकार ने, आप देखें, चुनाव टालते टालते 1 साल पूरा कर दिया। और क्यों टाले चुनाव को? इसका कारण ये नहीं है जिस प्रकार से अभी भाजपा की प्रवक्ता बता रही थी कि चुनाव इसलिए टलेगी, सरकार बिजी थी। सरकार बिजी इस चीज में नहीं थी, सरकार बिजी अपने लोगों को मनाने में थी। सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर पार्टी से लोगों को अपने यहाँ लाने का काम किया। रोज आज 500 लोग आ गए या 100 लोग आ गए बोलने का काम किया और उन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर बैठा दिया जो अति महत्वाकांक्षी लोग थे।
तो आज बाहर के लोग भी आपसे टिकट मांग रहे हैं और आपके अंदर के लोग भी आपसे टिकट मांग रहे हैं। आप आखिर टिकट देंगे तो किसको देंगे? तो ये लोग परेशान थे कि किस तरह से हम इन सबको निपटाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि कहानी तो इनकी बहुत खराब है। आप देखिए नगर निगम के अंदर घोटाला कर रखा है इन्होंने, हर जगह इनकी स्थिति खराब है। तो इसलिए इन लोगों ने जो है लेट भी करा, और अभी भी अब जब चुनाव की समय आ गया, चुनाव तो देखो होने ही है और होने भी चाहिए, इन्हें करने भी चाहिए चुनाव, और स्थिति इनकी विकट होने वाली है। क्योंकि इनके यहाँ मैं आज भी देख रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था कि पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, सब हो रहा है। तो ठीक है, आने वाले समय में क्या होता है देखने योग्य बातें हैं, लेकिन चुनाव टाइम पर हो और जनता को उनका प्रतिनिधि मिले जो उनको चाहिए, तो ये एक जरूरी बात है। बिल्कुल। देवचंद उत्तराखंडी जी, यूकेडी की क्या स्थिति है? क्योंकि अगर राष्ट्रीय दल यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, अगर चाहे वो दावेदारों की बात हो या फिर टिकट शेयरिंग की बात हो या आपत्तियों की बात हो, तो फिर यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है जो कई चुनौतियों से घिरी हुई है। देखिए, यूकेडी हमेशा अपने मुद्दों पे काम कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो उत्तराखंड क्रांति दल के चिर मुद्दे रहे हैं, पुराने मुद्दे रहे हैं, उनको लेकर के अलग अलग गुट भी आज सामने आ रहे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर के हम भी चुनाव में हैं। और जहां तक आपत्तियों की बात है, तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से भी कई जगहों पर पार्षदों के और कई जगहों पर जो है नगर निगम जो महापौर के लिए भी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। और अब देखना ये है, वास्तव में लगता ये नहीं है कि इतना जल्दी 7 दिन के अंदर ये जो 1000 से भी ज्यादा आपत्तियां आई हैं, इन आपत्तियों को सुलझाया जा सके, ये संभव नहीं है। लेकिन मेरे को तो अपना यही लगता है कि यदा कदा सरकार अपना जो गोटियां फिट करके उन्होंने जो कर दिया है, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करके इसको फिर उन्हें फाइनल कर ही देना है। अब मुझे तो यहाँ तक भी महसूस हो रहा है कि 23 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब इनके पास कोई वक्त कोई भी आपत्ति सुनने का नहीं है। आपत्ति देना सिर्फ जनता को एक बार जो है सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली जैसे बात थी, और बाकी तो इन्होंने शुरुआत से चाहे किसी भी ढंग से, चाहे वो चुनाव को पीछे टालना या फिर अपने तरफ से अपने हिसाब से आरक्षण को सेट करना, ये सरकार है, सरकार सत्तारूढ़ सरकार है, कर सकती है, क्योंकि वो मनमानी करती है हमेशा। उनको हम कितना भी विरोध करने से वो नहीं मानती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जितना भी चुनाव जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको भी हमने आपत्तियां दी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हताश और निराश होकर के चुनाव में बाकी लोग हैं। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल अपने मुद्दों को लेकर के, अपना जो हमारा शुरुआती मुद्दे रहे हैं, वो कानून है, मूल निवास है, यूसीसी का कुछ प्रावधानों पर विरोध है, ये तमाम मुद्दे हमारे इसके साथ साथ हैं। और बेरोजगारी है, शिक्षा है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य प्रणाली आप शुरू करो। आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड बहुत सारे अस्पतालों में चलता नहीं है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल लेके चल रहा है, और इस पर भरोसा जनता का हमें मिलेगा। और हमें निस्संदेह हम ये तो नहीं कर सकते, हम तो पहाड़ पे सिर टकराने वाली बात है। हमने मुद्दे तो रखे हैं, लेकिन आज जो जिस प्रकार से सत्तारूढ़ सरकार या जो विपक्षी दल पहले से उत्तराखंड में राज्य करते रहे हैं, दिल्ली के दल जो काम करते रहे हैं, तो उन्होंने जनता को चुनाव के टाइम पर ही भड़काने का काम किया है, वास्तविक मुद्दा लेकर कभी नहीं गए हैं। फिर भी हम ये दमखम के साथ हैं कि हमारे मुद्दों को अगर जनता समझ सके, तो निस्संदेह हम अपना यहाँ पर बहुमत लेके आएंगे। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, 14 तारीख को अधिसूचना आरक्षण को लेकर जारी की जाती है, उसके बाद 1 हफ्ता आपत्ति जताने का यहाँ पर दर्ज कराने का दिया जाता है, और 1000 से ऊपर आपत्तियां जो है शहरी विकास विभाग को दी जाती हैं। एक तरफ पक्ष कह रहा है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, पारदर्शिता के साथ की गई है। विपक्ष ये कह रहा है कि खाली जो है इसको निपटाने के तौर पर देखा जा रहा है, इतने कम समय में आपत्तियां निपटारा नहीं हो सकता। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये आपत्ति का जो सवाल है, ये बहुत जरूरी था, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये होना चाहिए कि आपत्ति के लिए समय दिया गया है। हो सकता है वो समय कम हो थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि 23 तारीख तक यानी कि ये काफी आपत्तियां निपट सकती है। और आपत्तियां इस समय 2 तरह की, एक तो राजनीतिक दलों की आपत्तियां हैं। एक दल में जो है एक कैंडिडेट में एक सीट के लिए 10-10, 12-12 नॉमिनेशन आ रखे हैं एक दल में। तो कुछ आपत्तियां तो दलों की है, कुछ आपत्ति आम लोगों की है कि किस तरह से होना चाहिए। जैसे हम बड़कोट की बात करें, बड़कोट नगर पंचायत में यहाँ पर रिजर्वेशन कभी कई समय से मिला नहीं। मैंने पहले कहा कि वही सामान्य श्रेणी के लोग हैं, वही ओबीसी के लोग हैं, उन्हीं को दोबारा मौका मिला गया। लेकिन जब हमने पता किया कि मामला क्या है,
तो वो पता चला कि बड़कोट नगर पंचायत में 14% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो वो बहुत कम माना जाता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया में बहुत कम माना जाता है। लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो कैसा हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 14% लोग अगर बड़कोट नगर पंचायत में शेड्यूल कास्ट के रहते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो किस तरह का होना चाहिए, सरकार पे डिपेंड करता है। तो सरकार की पारदर्शिता, सरकार की जो सेंटिमेंट है लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर काम आती है। तो यदि सरकार इस तरह से अब यहाँ भी मोनोपोली चलाएगी तो उसका असर बाद में दिखाई देगा। तो इस तरह का जो चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, हजार जो आपत्तियां हैं, हजार आपत्तियों में से आप ये ले लीजिए कि 600 आपत्तियां तो सिर्फ दलों की तरफ से है, जो दलों में जिन कैंडिडेटों ने सालों से तैयारी की कि अब मैं फलाने पद के लिए चुनाव लड़ूंगा, उस तरह की है। 400 आपत्तियों में से 200 आपत्ति तो एकदम ग्रास रूट से है, जो चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल है उस तरह का सब सारे समुदायों को, जो समुदाय जितना जहां पर रहता है वो अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है। और 200 जो आपत्तियां हैं, 200 आपत्तियां ऐसे ही जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं या राजनीति में आना चाहते हैं, उस तरह की आपत्तियां हैं। तो मुझे लगता है कि सही समय पे इसका निपटारा हो जाना चाहिए और आपत्तियों के लिए टाइम भी दिया है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये प्रक्रिया है, वो सबको मानना चाहिए और आने मुझे लगता है कि चुनाव बहुत अच्छे ढंग से होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था। आज अंतिम तिथि थी अन्य राज्यों के लिए, अन्य जिलों के लिए, माफ कीजिएगा, लेकिन नैनीताल में क्योंकि एक दिन देरी से अधिसूचना जारी हुई, इसलिए 22 तारीख वहां पर अंतिम तिथि है और 23 तारीख तक राज्य चुनाव आयोग को जो है रिपोर्ट पेश करनी है शहरी विकास विभाग को। ऐसे में प्रभा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 1000 आपत्तियां जिनमें से कि यहाँ पर डिवाइड कर दिया है प्रेम पंचोली जी ने कि कितनी आपत्तियां किसके तरफ से आई हैं, कौन सी ग्रास रूट लेवल है, कौन सी जो है पार्टियों की तरफ से दर्ज की गई है। ऐसे में 23 तारीख तक रिपोर्ट पेश करना कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना आसान आप लोगों के लिहाज से? देखिए दिव्या जी, चुनौतीपूर्ण तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर सरकार ने इतना समय दिया था 7 दिन का और उसमें आपत्तियां आई हैं, तो ये तो पहले से नहीं पता होता है कितनी आपत्तियां आई हैं। लेकिन जब उनका विभाग लगा हुआ है, उसमें सारे अधिकारी लगे हुए हैं, तो वो आपत्तियों के निपटारे के लिए ही वहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि अब आपत्तियां आएंगी, उसके बाद रिपोर्ट बनानी है। और जो एक नैनीताल जिले की आप बात कर रहे हैं, तो उनको एक दिन दिया हुआ है कि वो उसमें उनकी आपत्तियां भी ली जाएंगी और उसके बाद उनकी भी समीक्षा की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो ये तो देखिए पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। और जहां तक रही आरक्षण की बात, तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आरक्षण है तो वो हर दल के लिए आरक्षण है। अगर महिला सीट है कहीं पर की गई है, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कोई अपने लिए महिला सीट करी है। और दलों में भी वही, अगर और दलों के लिए वो ओबीसी है तो भाजपा को भी वहां पे अपना ओबीसी कैंडिडेट देना पड़ेगा। तो जैसा आरक्षण है तो वो तो हर दल के लिए, ऐसा नहीं है वहां पे तो हर दलों के आ रही लिए। है मैडम, सबसे ज्यादा 300 आपत्तियां जो है वो केवल हरिद्वार जिले से सामने आई हैं और इसलिए वहां पर ये भी हो रहा है क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट से जो वो सामान्य श्रेणी से वहां पर करना चाह रहे थे या फिर आरक्षित श्रेणी से कर रहे थे, वहां पर अनारक्षित सीट कर दी गई या फिर आरक्षित कर दी गई। ऐसे जो मिक्सअप हो गया है उसमें समझ नहीं पा रहे हैं प्रत्याशी की भी आखिर हुआ क्या है। तो ऐसे में कैसे सामंजस्य आप लोग बिठाएंगे? देखिए दिव्या जी, जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मैं ये कहूंगी हमारा परिवार तो एक बहुत बड़ा परिवार है। हमारे परिवार में ऐसी कोई हमें समस्या आने वाली नहीं है और अच्छा है, हम तो ये देख के बहुत खुश हैं कि इतने ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। मतलब आज देखिए हमारी पार्टी में कितना बड़ा हमारा परिवार हो गया है। हमारे कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो एक गुलदस्ते की तरह है। उसमें कहते हैं कि हर फूल में एक अलग अपनी क्वालिटी है, उसकी अपनी क्षमता है। जिस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता रहता है, वहां की हम कहेंगे जनमानस के साथ वो इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं यहाँ के लिए काम कर सकता हूँ, इस क्षेत्र के लिए मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूँ। और मुझे तो ये लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है कि जितने ज्यादा प्रत्याशी आ रहे हैं, उतना हमारा संगठन आप देखिए कि कितना मजबूत हो रहा है। बल्कि मैं कई विपक्षी दल कहूंगी उनके पास तो प्रत्याशी नहीं है। आज इसी पर समस्या खड़ी हो गई है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है। अभी आशीष नौटियाल जी ने जो सवाल उठाया वही दोहराऊंगी मैं कि जो वो कह रहे हैं कि आपने कहा एक गुलदस्ता है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर जो परिवार आप लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना परिवार बढ़ता जा रहा है उतनी खींचतान भी बढ़ रही है क्योंकि बाहर से भी लोग प्रत्याशी आ रहे हैं। वो इसी उम्मीद से आ रहे हैं कि हम पार्टी ज्वाइन करेंगे तो कुछ हमें भी लाभ मिलेगा या टिकट हमें भी मिलेगा। तो अपने एग्जिस्टिंग कार्यकर्ताओं में और जो नए कार्यकर्ता जो उम्मीद के साथ आए हैं उनमें कैसे समन्वय बिठाएंगे आप लोग?
देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, हम सब एक परिवार की तरह है यहाँ पर। ठीक है, आवेदन करना तो एक देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अधिकार है, कोई भी अपनी आवेदन कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा स्वागत करेगी इस बात का। जहां तक रही सामंजस्य की बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से काम करता है। हमारा एक बहुत ही जो संगठन है, इतना मजबूत संगठन है, आज विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो जब संगठन में अनुशासन होता है, कार्यकर्ता, यहाँ पर कार्यकर्ता को पद से मतलब नहीं है कि मुझे ये बनाओ, जिसको देखिए आपने आवेदन दिया है उसको ले लिया गया है, लेकिन उसके बाद जब फाइनल जो भी निर्णय आएगा, अभी जितने भी हमारे आवेदन है वो सब प्रदेश नेतृत्व के पास जाएंगे, प्रदेश नेतृत्व पैनल बना के केंद्रीय नेतृत्व को देगा, वहां से उसके बाद जो भी चयन होगा भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और उसके में आप देख लीजिएगा कि कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। आवेदन करने का सबका स्वागत है, क्योंकि हम ये आप खुद देख लीजिए, हर कार्यकर्ता अपने में बहुत सक्षम है। जो हमारा कार्यकर्ता जहां से भी दावेदारी करेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, वहां से उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि जनता विकास पे वोट करेगी। और विकास हमें पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कमल खिलाया है, और हर जगह हम कमल खिलाएंगे, और इसी विचारधारा के साथ हम रणनीति भी बनाएंगे, और हर क्षेत्र में हम इसी एजेंडे को लेके आगे चलेंगे, क्योंकि हम विकास पर निर्भर करते हैं, ना कि हम किसी राजनीतिक हम कहेंगे कि लड़ाई झगड़े में या इस तरह की हम कोई भ्रम फैलाएं या संदेह की स्थिति उत्पन्न करें। जनता के सामने हमारा विकास बोलेगा, विकास बोलेगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरीके के अनुशासन की बात बीजेपी कर रही है, वो आप लोगों की पार्टी में मिसिंग इसलिए होता है क्योंकि आप लोग डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं, पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। इनके तो बाहर के भी कैंडिडेट्स है, अंदर के भी कैंडिडेट्स है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अंदर में अगर टूट होती है तो उसका नतीजा आप लोग को चुनाव में भुगतना पड़ता है। आप लोग की क्या रणनीति है अपने कार्यकर्ताओं को बांधे रखने की? देखो, पहले तो मैं इनके विकास के बारे में बताना चाहूंगा। अभी इन्होंने बोला हमारा विकास बोलेगा, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। हम सबको पता है कि कितना विकास नगर निगम के अंदर हुआ, जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए मेयर साहब, तो ये विकास ही तो है और क्या है। इनके राज में जितना विकास इनके नेताओं का हुआ, आप जो ये अब कह रहे हैं वो एक जांच का विषय है, वो अभी जांच चल रही है उसके बारे में। हमने विकास तो करा ना, काम किया है उन्होंने, और वो तो दोबारा आवेदन कर रही है। तो जनता के ऊपर बात है कि जनता, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, विकास हो रहा है। ये हमारा प्रश्न नहीं है कि वो जांच का विषय, जांच चल रही है। जब जांच सामने आएगी आरोप लगाना एक अलग बात है, जब तक वो जस्टिफाई नहीं होगा आरोप नहीं लगा सकते। वो बेचारा जिला बदर हो गया, कह रहे जांच चल रही है। जिसने गणेश जोशी के ऊपर जिस जज ने बोला कार्रवाई होनी चाहिए, उस जज का ट्रांसफर हो गया, कह रहे जांच चल रही है। कहां जांच चल रही है? जांच विपक्ष की चल रही है। सत्ता के साथ जो आ गया वो चाहे कितना भ्रष्ट हो, भारतीय जनता पार्टी से सहज स्वीकार करती है और अपने जो गंगा जल से धुलने का काम करती है। आप लोग वो लोग हैं, इतने बेईमान लोग हैं, दूसरी पार्टी के अंदर है तो वो बेईमान, इनकी पार्टी में आए तो ईमानदार। आपको प्रभा जी मैं आपके पास आऊंगी मैडम, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं यहाँ पर छोटा सा, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है प्रभा जी आपको रोकना चाहूंगी। आशीष जी मैं आपके पास आऊंगी, आपकी बात पूरे होने दूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपत्तियां किस बात की हैं और जो दावेदार सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे, किसे किस बिना पर यहाँ पर टिकट पार्टियां देने वाली हैं। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपत्तियों का अंबार, दावेदारों की भरमार, यही मुद्दा है आज का। आशीष नौटियाल जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जो ब्रेक से पहले आप जो सवाल उठा रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, जाहिर सी बात है आप लोग विपक्ष में बहुत लंबे वक्त से बैठे हुए हैं, इसलिए आपत्ति आप लोगों की बहुत है। देखें दिव्या जी, मैं यही बता रहा था, अभी बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का गुलदस्ता वो होता है जिसमें कई तरीके के फूल होते हैं। ये वो वाला गुलदस्ता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी एक खिचड़ी है कई पार्टियों की, जिसने सारी पार्टी से जितना गंद कबाड़ था, जो भ्रष्टाचारी था, उसे लाकर अपनी पार्टी के अंदर रख दिया, उसे गुलदस्ता बताने का काम कर रहे हैं। तो एक गुलदस्ता नहीं है, ये गंद और कबाड़ है जिसका गुलदस्ता कहने का काम। हमने आपकी सोच देखी है, हमने आपकी बहुत सोच देखी है। इन्होंने क्या किया, ये लोग पीछे से खंजर घोंपने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर वो हमारे गुलदस्ते में उसका स्वागत है। आप कैसे बोल सकते हैं? आपकी विचारधारा से मुक्ति है। अगर आपका कोई कार्यकर्ता हमारी पार्टी में आता है तो आप लोगों के
नहीं है। लीजिए। आप लोगों को भ्रष्टाचार ज्ञान का हमारा अड्डा है। इतनी प्रभा जी, है। वो आपकी बीच में नहीं बोले। भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर के अच्छा, भारतीय प्रभा जनता जी, पार्टी प्लीज। बैठे हैं, क्योंकि जेल नहीं प्रभा जाना जी, एक एक चाहते। करके बोलिए वो प्लीज, ये भारतीय बहुत पार्टी में नजदीक हो जाना जाता है, सुनाई किसी को नहीं देता। पूरे गंदर कबाड़ जेल है ये, भारतीय जनता पार्टी ठीक जेल है, का काम नहीं ठीक है, आपने बीजेपी क्या है वो तो बता दिया, लेकिन कांग्रेस क्या क्या रणनीति अपनाने वाले? ठीक है प्रभा जी, प्रभा जी, प्रभा जी, प्रभा जी प्लीज, प्रभा जी प्लीज, हिम्मत रखे। आपको रोकना चाहूंगी मैं सब। मैम आपके वक्त में किसी ने कुछ नहीं बोला। काम किया है। ठीक है, आराम से प्रभा जी प्लीज सुन लीजिए। प्रभा जी हर बात में अगर आप ऐसी काउंटर करती रहेंगी, इन्होंने जो गलत आराम से मैं एक एक करके मैं सभी को बोलूंगी कि आप लोग अपने अपने टाइम पे आपत्तियां, जब बारी आएगी आप बोल देना। ठीक है, अपने बारे में बोलना, डिबेट खराब ना देखिए, अगर करें। आप गलत तो आप कह रहे हैं, नहीं ठीक है, वो आपकी राइट है, मैं पार्टी को डिफेंड करने का राइट है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। जवाब दे कि हमने भी आपकी बातों को लिखा आप बोल रहे हैं। ठीक है, हमने ठीक बीच है, में कुछ नहीं बोला, देखिए। हमने बीच में कुछ नहीं बोला, तो आप उसे देखिए। इन्होंने देखिए मैडम, देखा आरक्षण में क्या देखा कि मान लो इन्हें लगा कि जो मसूरी से मान लो हमारे मन्नू भाई तैयारी कर रहे थे, इन्होंने देखा ये आदमी मजबूत है, इसको हराया नहीं जा सकता, चलो इस सीट को ही आरक्षित कर देते। तो इस तरह का इन लोगों ने काम किया। जहां इन्हें लगा कि कांग्रेस का दावेदार बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है, बड़ा मजबूती के साथ खड़ा है, तो इन्होंने उस दावेदार को खत्म करने के लिए सीट ही आरक्षित कर दी, और जहां पे अपना दावेदार मजबूत था वहां अपनी सीट कर दी। तो इस तरीके से इन लोगों ने चालाकी करने का काम लेकिन किया। कांग्रेस की लेकिन रणनीति चलो, क्या है जो आशीष जी? देखिए कांग्रेस की रणनीति तो बहुत अच्छी है। कांग्रेस तो 1 साल से बोल रही है चुनाव कराओ। हमारी रणनीति ये नहीं है कि हम कुछ भी गलत काम करेंगे, अगर आप गलत करोगे तो हम भी गलत करेंगे पर हम जीतेंगे। हमारी रणनीति ये नहीं है। ये रणनीति आपको मुबारक गलती करने की, या आप करें। हमारी रणनीति ये है, जनता को उसका प्रतिनिधि मिलना चाहिए, और जनता निश्चित जब चुनाव आएंगे तो जनता इसका आकलन करेगी। आप बताएं ना, इनके पास प्रत्याशी कौन है? इनके पास गामा जी हैं जो आरोप से घिरे पड़े हैं, इनके पास एक कमली भट्ट है, एक वो भी कह रही थी वो आरोपों से घिरे पड़ी हुई, इनके पास एक वो है सिद्धार्थ अग्रवाल जी। सिद्धार्थ अग्रवाल जी के ऊपर आपने देखा है, सिद्धार्थ अग्रवाल जी के ऊपर भी जो है संपत्ति का कहाँ इन्होंने नदी नाले घेर दिए, उनके आरोप है। एक उम्मीदवार दागी उम्मीदवार है। ठीक है, ठीक है, प्लीज आराम से, ठीक है, वो जब सूची जारी करेगी पार्टी में पता चल जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो परिस्थितियां हैं वो सभी राजनीतिक दलों के सामने एक जैसी है, और बैलेट पेपर चुनाव होगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, वो सभी राजनीतिक दलों के सामने है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो। हम उस दिन चुनाव पे ठीक है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अभी लिस्ट किसी ने जारी नहीं की है। बहुत सारे दावेदार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, क्योंकि सबने जो तैयारियां किए बैठे थे, आरक्षण की स्थिति न पता होने पर ये तैयारियां चल रही थी। लेकिन जब स्पष्ट हो गया तो कहीं ना कहीं आपत्तियां बहुत सारी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, दलगत जो आपत्तियां हैं वो भी बहुत सारी आई है। तो इसमें कोई पार्टी विशेष की हम बात नहीं कर सकते हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी, बीजेपी का हमने सुन लिया गुलदस्ता है, कांग्रेस के भी सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि जो गुलदस्ता है वो भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा है। आखिर यूकेडी की फिर बात वहीं आती है कि आप लोगों की परिस्थिति क्या है? क्या आपके पास इतना गुलदस्ता है कि जो परिस्थितियां अभी आरक्षण के लिहाज से नजर आ रही हैं उसमें आप लोग इजीली अपने कैंडिडेट ढूंढ सकें? देखिए, हमारे पास भी कार्यकर्ता उनकी लंबी लिस्ट है और प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात मैं जो आपको बता दूं, जो ये ढोल जो किया है, मैं आपको कई मेरी चर्चाओं में मैंने कहा है कि हमारा उत्तराखंड की सबसे बड़ा विडम्बना वो है कि जब सबसे पहले प्रो टाइम जो सरकार बनी है वो बीजेपी की बनी है, और उसके बाद भी जो कांग्रेस की बनी है उन्होंने भी उस पर सुधार नहीं किया, फिर बीजेपी बनी उन्होंने भी सुधार नहीं किया। आज एक पक्ष रखते हैं वो, अगर कभी आज की वर्तमान सरकार को पूछो तो बोलते कांग्रेस ने अगर हिमाचल में किया, कांग्रेस ने कर्नाटक में किया, तो मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हम भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। तो उनको रोकने वाली जनता है। अब मैं आपकी एक चीज और बताऊं, अभी तो आपत्तियां थी सिर्फ कहां रिजर्व हुई और कहां सामान्य हुई, कहां महिला हुई। अब आएगी बात कि इस उत्तराखंड का जो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल की मूल पीड़ा है, वो जो मूल निवास की और भू कानून के ऊपर से मूल निवास की आएगी। अब ये आएगा कि यहाँ तो बस गए दुनिया के बाद, अब दुनिया का कोई हुड्डा भाई या कोई चड्डा भाई आएगा, वो किस श्रेणी में लिया जाएगा? हो सकता है वो पंजाब में जनरल हो या कहीं यहाँ हो। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रत्याशियों की बिल्कुल फाइनल हो जाएगा आपत्ति, तो उसके बाद भी आएगी, और उसके बाद भी सरकार को स्पष्टीकरण का इनके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये इन्होंने बिगाड़ दिया मूल निवास से। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे
जिन भाइयों को जो उत्तरकाशी या जो चक्रोता बेल्ट में है, जिनको ओबीसी हम कर देते हैं और वो 15-20 साल से वो आदमी अगर हरिद्वार में रहता है तो उसको ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सरकार स्पष्ट करे, या उसके लिए क्या क्या मापदंड होंगे? कोई मापदंड नहीं है। उस टाइम तो ये बोलेंगे नहीं क्योंकि इसके पिताजी उत्तराखंड में थे। वही जो कोई आदमी बाहर से आएगा उसके लिए बोलेंगे नहीं नहीं यूसीसी के तहत 1 साल का है, ये भी यहाँ का निवासी है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई फर्म इनके पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और ये एक तानाशाही बैठ करके अपनी बात थोपने की बात करेंगे। ये तो बात है सिर्फ अभी प्रत्याशियों की, और बाकी चुनाव में किस प्रकार से धांधली होती है, किस प्रकार से क्या उनके हथकंडे चलते हैं, वो किसी से छुपाए नहीं छुप सकते हैं। मैं तो ये वो कर रहा हूँ, ये मैं भविष्य की ये सोच पे चल रहा हूँ कि कब हमारे जो ये चुनाव आयोग या ईडी या सीबीआई कब स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, और कब यहाँ पर जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, वही भ्रष्टाचार जो राजनीति में घुसा हुआ है जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक सही चीजों का निर्णय नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको मैंने एक जिस्ट बता दिया कि अभी तो इन्होंने रिजर्व करी सीट, पर जब उम्मीदवार सीट पर आएगा उस उम्मीदवार के ऊपर भी आपत्तियां दर्ज होंगी, और उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए आपत्तियों के लिए फिर से मैदान में आएगा, चाहे चुनाव की जो भी स्थिति हो। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर हमने जितने भी चुनाव अभी तक रिसेंट में देखे हैं उसमें हमने क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आए हैं, चाहे वो चुनाव बहिष्कार पिछले समय में लोकसभा चुनाव के समय पर हमने देखा कि कई गांव ऐसे थे जिन्होंने चुनाव बहिष्कार किया था। लेकिन जब लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं अमूमन ये कहा जाता है कि लोकल समस्याएं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो हावी रहती हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर क्षेत्र की समस्याएं हावी रहेंगी, या फिर जो राजनीतिक दल मुद्दा उठाते हैं राष्ट्र के मुद्दे, उनका असर भी देखने को मिलेगा यहाँ पर? बिल्कुल डेफिनेट है कि जब लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं तो उसमें क्षेत्रीय मुद्दे ही रहते हैं। उसमें आप नेशनल इंटरनेशनल इशू उठाएंगे तो आपकी चीजों के सामने नहीं आ पाएगा, पूरा रिजल्ट सामने नहीं आ पाएगा। और अच्छा तो ये होना चाहिए था कि लोकल बॉडी की जब चुनाव हो तो वो दलगत से उठ करके होने चाहिए थे। हम तो कई सालों से ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव जब हो तो भाजपा कांग्रेस उससे हट जाए, वो स्वतंत्र रूप से उस चुनाव को किया जाए, तो उसके रिजल्ट जो है मतलब आशातीत रिजल्ट आएंगे, उसके जो परिणाम है बहुत आशावादी परिणाम होंगे। लेकिन जब राजनीतिक दल इसमें इंटरफेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। आपने अभी कहा, मैंने भी उस पे कहा कि 1000 जो आपत्तियां आई है वो उनमें से मैंने ही बोला कि 600 आपत्तियां ऐसी जो राजनीतिक दलों की आपत्तियां हैं। तो अब माना कि अगर वो दलों से प्रभावित नहीं होता चुनाव तो 600 आपत्तियां होती नहीं थी, फिर 400 आपत्तियों पे डिसाइड करना था। तो होता यह है कि इस समय जो लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उसमें लोकल इशू बहुत हावी होंगे। माना और इस समय जिस समय जो माहौल बना दो सालों में, वो इसमें जाति धर्म का भी सवाल आएगा। कुछ जगह पे जाति धर्म का सवाल आएगा, हल्द्वानी में जाति धर्म का सवाल आएगा, देहरादून में सवाल आएगा, जो बड़े शहर है। और छोटे शहरों में जो घटना घटी है वो बड़े शहरों में उसको प्रभावित करेगी। दूसरा सवाल है कि अगर हम नगर निगम देहरादून की बात करें तो देहरादून में के जाम से, देहरादून के गड्ढों से कौन परेशान है? जो डेली आने जाने वाले लोग हैं, जो आते हैं सचिवालय में काम करते हैं, विधानसभा में काम करते हैं, वो वापस चले जाएंगे, उनके वोट बैंक नहीं वहां पे। लेकिन जो वहां के आम नागरिक है, जब विधानसभा चलती है तो आप समझ जाइए कि रिस्पना पार के जो लोग हैं उनको अपने घर पहुंचने में 5 घंटे लग जाते हैं। वो पार नहीं जा सकते, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। ये बोर्ड को डाइवर्ट करेंगे, यही बोर्ड डाइवर्ट होंगे। और दूसरे में सवाल इस बात का है कि जो आरक्षण पे जो सवाल चल रहा है, आरक्षण तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक संवैधानिक व्यवस्था है। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था कि बड़कोट में 14% से भी कम अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उसको डिसाइड करना, उसको निर्णय करना वो सरकार के लेवल पे है कि उनके सामने आंकड़े हैं। न्यायालय ने भी बोल दिया कि भाई ये तुम निर्णय लो, इसमें न्यायालय उसमें निर्णय नहीं दे सकता है। तो सरकार को सदन बैठाना चाहिए और उसमें निर्णय देना चाहिए कि 14% लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। अब मैं आपको बता दूं, उत्तरकाशी की एक और नगर पंचायत है चिन्यालीसौड़, उसमें आरक्षित हुई सीट। अब वो भारतीय जनता पार्टी वाले क्या र्यूमर फैला रहे कि वहां तो आरक्षित व्यक्ति नहीं है। इसलिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास आरक्षित व्यक्ति नहीं है, लेकिन दूसरे दलों के पास तो है ना, और लोग भी तो हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक राजनीतिक फिनोमेना है। लेकिन प्रेम पंचोली जी, जिस से आपने कहा लोकल बॉडी चुनाव में जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्र के मुद्दे हावी होते हैं, इस लिहाज से तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा ऐसा बहुत कम गांव होंगे जो संतुष्ट हैं कामों से, या फिर जहां पर कोई समस्याएं नहीं है। वरना अमूमन सब जगह कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कई समय से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं।
इसीलिए पोलिंग की जो प्रतिशत है ना वो बहुत कम होता है। अगर वोट बैंक का प्रतिशत 70% से वो 80 से 80 और 90 के बीच में रहता है ना वोट प्रतिशत, तो ये मान लीजिए कि पब्लिक वोट देने जा रही है, जहां वोट देने लोग, जहां वोट प्रतिशत कम रहता है, मतलब मतदान कम रहता है प्रतिशत में, समझ लो कि वहां के लोग नाराज हैं। तो अब नाराजी किस तरह से सरकार को समझना चाहिए, अब सरकार कितनी संवेदनशील है, या सरकार अपनी पार्टियों के लिए चला रहे हैं, जो पार्टी सत्ता में है, अपने कार्यकर्ताओं को मतलब मजबूत बना रहे, अपने कार्यकर्ताओं के विकास का काम कर रहे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे। आम नागरिक तो नाराज है। तो आम नागरिक को कब खुश कर पाए, आम नागरिक की मांग कब मांगी जाए। जैसे मैंने कहा कि देहरादून की मांग जो है कि विधानसभा जब चलती तो लोग अपने घर इस्तना पुल पार के लोग 5 घंटे में पहुंचते, जो 10 मिनट में पहुंचते हैं। जब आप देहरादून की सड़कों में चलते तो गड्ढों से कौन डेली रूबरू हो रहा है, उन गड्ढों से समस्या कौन झेल रहा है। बिल्कुल। तो जो ये समस्या है, अगर देहरादून नगर निगम के चुनाव में 80% से ऊपर पोलिंग नहीं होती है, 70% से कम पोलिंग होती है, समझ लो देहरादून के लोग नाराज हैं। लेकिन सरकार इस पे कभी चुनाव के बाद इस पे काम नहीं करती है। अभी सरकार त्वरित गति से काम कर रही है, आपत्तियों का निस्तारण करो, ये करो, सो करो। लेकिन सरकार बनने के बाद, चाहे लोकल बॉडी की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि कम प्रतिशत क्यों हुआ है, लोगों के पास जाए, सरकार को जाना चाहिए, है ना, तो नहीं जाती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि जहां कम प्रतिशत मतदान हुआ है, वहां के लोगों से दोबारा बात क्यों नहीं की जा सकती। ठीक है, उनकी समस्या है, उनकी मांग है जो पूरी नहीं हुई है। प्रभा जी, अब समय आ गया है, यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है लोकल बॉडी के चुनाव हैं, समय आ गया है कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो यहाँ पर चयन करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन उनका प्रत्याशी होगा, कौन उनका जो जनप्रतिनिधि होगा, वो ये मुद्दे तय करेंगे। आपने अभी तक विकास की जो बातें कही हैं, चाहे विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल होंगे राष्ट्रीय मुद्दे हावी, लेकिन जब हम क्षेत्र चुनाव की बात करते हैं, जब प्रदेश में जो छोटे लेवल पे चुनाव हो रहे हैं, वहां पर धरातल के मुद्दे, ऐसे में आपको नहीं लगता बहुत चुनौतियां हैं आपके सामने? क्योंकि हमने कई ऐसी खबरें चलाई हैं जहां सड़कें नहीं है, लोग हॉस्पिटल्स के लिए परेशान हैं, लोग रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं या प्रसव रास्ते में हो रहे हैं, कहीं पानी की प्रॉब्लम है, नल है तो उसमें जल नहीं है, पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, अधिकारियों को लेकर बहुत समस्याएं। तो ये चुनौतियां नहीं लगती आपको? देखिए दिव्या जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां तो हैं, और वो आगे भी, जब तक हम ये कहें कि हाँ हमने 100% जो इसको अचीव कर लिया है, वो तो जब समय आएगा तभी पता चलेगा कि 100% है या नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, लोकल बॉडी के चुनाव है वो होते ही लोकल क्षेत्रीय मुद्दों पर ही होते हैं, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो है सड़क, बिजली, पानी। तो अगर आज की परिस्थिति जो हमारे पास चुनाव की परिस्थिति है, अगर हम इसको पिछली परिस्थितियों से कंपैरिजन करेंगे तो आज वो स्थितियां मजबूत हो गई हैं। अगर आप कहीं की भी बात करें, चाहे आप मैदानी क्षेत्रों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की मैं बात करना चाहूंगी, तो अगर आप वहां रास्तों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, तो वो सुविधाओं में जो पहले की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो वो सारी सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं। बिजली की सुविधा देख लो, पानी देख लो, सड़क देख लो। अगर हम ये नहीं करें कि हर क्षेत्र में पहुंच गई है, देखो सड़कों का तो हम हमेशा कह रहे कि अभी शुरुआत होके हमने जाल बिछ रहा है उसका, लेकिन विकास के मुद्दे तो हावी हैं, होंगे ही होंगे। लेकिन मैम, प्रायोरिटी भी नाम की चीज होती है कि एक गांव जो 70 साल आजादी को हो जाते हैं उसके बाद भी अगर मांग कर रहा है, तो फिर आप शहरों में सड़क पहुंचा के क्या करेंगे जब उन गांवों में सड़कें अभी तक नहीं पहुंची? तो क्या प्रायोरिटी जरूरी नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी देखा ही नहीं सड़क? विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। देखिए दिव्या जी, हमारी सरकार काम कर रही है, इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। अभी आपको मैं एक यही बताना चाहूंगी, जो हम रेल कनेक्टिविटी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जा रही है, उसी रेल कनेक्टिविटी के लिए भी यही बात चल रही थी कि इसकी क्या जरूरत है, इससे ये होगा। लेकिन अगर आप वहां पे भी कई लोग देखें जिन्होंने आज तक भी, ऐसे आपको मिल जाएंगे क्षेत्रीय वो सीमांत क्षेत्रों के लोग जिन्होंने आज तक रेल नहीं देखी है, तो अगर वहां तक हम रेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो वो भी एक विकास का काम है। वहां की जनता देख रही है कि वो प्रोजेक्ट जो कभी हम कह सकते हैं कल्पना से परे थे, या विपक्ष कहता है ऐसी चीजों की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमारी तो ये जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ती जा रही है। अगर आप ग्राफ देखेंगे, पहले ग्राफ किया था किसी भी क्षेत्र में जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो अब का राज्य सरकार ने जो काम किया है क्षेत्रों में, या वहां के हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका ग्राफ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज पाएंगे कि वो पहले से बहुत, मैं कहूंगी 50% से ऊपर हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि मैम
श्रीराम, पहले से कंपैरिजन करना बहुत गलत है, क्योंकि पहले ऐसे जो प्रॉमिसेस थे वो शायद हमें सुनने को नहीं मिले थे। जितने बड़े बड़े प्रॉमिसेस आप लोगों के टाइम पे किए गए खुले मन से, चाहे वो आपके बड़े से बड़े लीडर हो, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आके बहुत सारे प्रॉमिसेस करके गए हैं, खुद मुख्यमंत्री बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं। तो उन प्रॉमिसेस को करने के बाद आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कांग्रेस से भी ज्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप मंच पे खड़े होकर ये कहते हैं कि इतना विकास किया है तो हमें वोट मिला है, तो उस विकास को कंटिन्यू रखने के लिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है। जी दिव्या जी, बिल्कुल सही है बात आपकी कि हमारी जिम्मेदारी भी और हमारा कर्तव्य भी है कि हम जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं दें। जहां तक ये भू कानून की बात है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि जो आने वाला विधानसभा सत्र होगा उसमें इसकी पूरी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसके ऊपर सारे मूलभूत जो बिंदु हैं उन पे चर्चा की जा चुकी है, और जैसे ही सत्र शुरू होगा उसमें व्यापक रूप से सबसे अच्छा भू कानून उत्तराखंड के लिए लाया जाएगा, सबसे कड़ा भू कानून लेके आया जाएगा। और हम तो अभी कानून आने आएगा ही, पारित भी होगा, लेकिन उससे पहले ही हम इसके रिजल्ट देखने लग रहे हैं। जैसे ही सरकार ने घोषणा करी है, इसका तैयार हो गया है, आप देखेंगे जगह जगह आज जो परिस्थिति है, जमीनों के जो रेट हैं और जिस प्रकार से अब जो आने वाले यहाँ पर लोग हैं, कैसे किस प्रकार वो यहाँ पर उत्तराखंड में आने से अब घबरा रहे हैं, ये परिस्थिति अभी उत्पन्न हो गई है। जबकि अभी वो मैं कहूंगी विधानसभा सत्र में वो विधेयक लाया जाएगा, तो जो उत्तराखंड के वासियों के लिए सबसे अच्छा भू कानून होगा उसको लाया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा, और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। बिल्कुल, भू कानून वही मुद्दा है जो आप लोग उठाते आए हैं, ऐसा क्या बदलाव हुआ है? और दूसरी चीज प्रायोरिटी की जो मैं बात कर रही थी, एक ऐसा मुद्दा जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है, जो सबकी मांग है, उसको आने में समय लग रहा है, बहुत टेक्निकलिटीज है कहा जा रहा है, लेकिन जो मुद्दे जो हैं बहुत रीसेंट हैं उनको जल्दी पूरा कर लिया जा रहा है। देखिए, अभी तक इस मामले में जो स्पेशली हम तो बात करते हैं क्षेत्रीय मुद्दा, उत्तराखंड से रिलेटेड मुद्दा हमारी मांग रही है शुरू से। ये तो और भी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन खासतौर पर उत्तराखंड के विकास के लिए जो रिवर्स पलायन से लेकर सब चीज के लिए जो बेसिक, जो मैं बार बार कहता हूं, उसका मूल मंत्र था मूल निवास और भू कानून। अब भू कानून की बात जो है इतने सालों से हम चिल्ला रहे हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रिंग रहा, उसके बावजूद मैं दुखी इस बात से हूं, हमारी पूरी पूरे उत्तराखंड की जनता इस बात से दुखी है कि जहां एक बार मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि हम ड्राफ्ट बन रहा, वहीं दूसरी तरफ इसको काट करने वाला, इसका 36 का आंकड़ा उल्टा करने वाला यूसीसी इन्होंने 1 जनवरी से लागू करना है। अब बताएं कि ये करना क्या चाहते हैं, ये जनता को कहां लेकर जाना चाहते हैं, जनता से क्या झूठ बोलना चाहते हैं। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हम यूसीसी 1 तारीख से शुरू करेंगे, 1 तारीख ड्राफ्ट आएगा, अगली जो विधानसभा सत्र बैठेगा वहां तक मूल निवास के लिए बात करेंगे, भू कानून के लिए बात करेंगे, तो ये विरोधाभास है और इससे स्पष्ट पड़ता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये खाली जनता को बहकावे में लाएंगे। अब एक चीज हो रहा है, इसी में मुख्यमंत्री जी ने कुछ अग्रणी पत्रों में अभी बोला है कि मैं जनता से अपील करता हूं कि जो भूमाफियों से जमीन न ले। मैं ये जानना चाहूंगा मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता के माध्यम से, कि आप बताएं कि जरा भूमाफियों की लिस्ट हमें दे दें ताकि हम पूरे उत्तराखंड में इसकी बात कर सकें कि ये भूमाफिया हैं, इनसे जमीन की खरीद फरोख्त ना करें। क्योंकि मुख्यमंत्री के जबान से ये बात आई है और जो बहुत ही हमारी तरफ से निंदनीय है कि ये इन्होंने भूमाफिया अपने पास रखे हुए, इनके पास पूरी जानकारी है और ये सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो ये कभी ना बोलते, वो ऐसा कभी ना बोलते कि भूमाफियों से जमीन न खरीदें। कोई व्यक्ति आपको जमीन कहने का मतलब ये है कि यूसीसी और मूल निवास भू कानून जो है दोनों आपस में विरोधाभास है और इन दोनों पर समन्वय करना होगा। जो मुख्य प्रावधान है, जो मूल निवास को खत्म करने का जो प्रावधान यूसीसी में है, उसको खत्म करना पड़ेगा, तभी जो है उत्तराखंड की जनता को सही लाभ मिल पाएगा। ऐसी कोई समस्या हो कि वो किसी से जमीन ले और बाद में उसको परेशानी का सामना करना पड़े, तो इसका आशीष जी, चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए और कैंडिडेट्स के लिहाज से बात की जाए, तो बीजेपी अगर अपने आप को स्ट्रांग कहती है, इतने सारे ऑड्स के बाद भी, अगर इतनी चुनौतियों के बाद भी बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं और जनता एक बार फिर विकास को चुनौती नहीं देगी, विकास के साथ जाएगी, ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, निश्चित जनता को विकास के साथ ही जाना चाहिए, डेवलपमेंट के साथ जाना चाहिए, देखना चाहिए कौन भ्रष्टाचारी है, कौन बेईमान है, कौन झूठा है, ये सब देखना चाहिए और उसके बाद जनता को डिसीजन उस पर ही लेना चाहिए जो ईमानदार हो। हम तो हमेशा से कहते हैं, देखिए आप ये नहीं कहते हैं कांग्रेस का साथ दो, किसका दो, आप ईमानदार का साथ दो, बेईमानों से परहेज करो, क्योंकि बेईमान लोग जो है किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और देश को, राज्य को गर्त पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो बेईमानों से सावधान रहें और अच्छे लोगों को आपको पूरी जांच परख करने के बाद ही
लेकिन वोट दे। कैसे जांच करें, क्योंकि चुनाव के समय देखिए, पे जनता आप एक जानती है। एफिडेविट देते हैं, जितने प्रत्याशी होते हैं वो एफिडेविट देते हैं कि हमारे खिलाफ क्या मुकदमे हैं क्या नहीं है, वो अपना पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पब्लिश करवाते हैं, उनको अनिवार्य है। ऐसे में अगर जनता फिर भी उनका चुनाव करती है तो इस पे क्या देखिए, कहेंगे? जरूरी नहीं है कि हर गलत आदमी पर मुकदमे हैं। आज की डेट पे देखिए, जो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है वो उसी गली मोहल्ले का कोई एक व्यक्ति है। अब अगर वो टिकट मान लो भाजपा से लेके आ जाता है और आपको पता है कि ये आदमी गलत है पर भाजपा से टिकट लाया है, तो आप समर्थन ना करें। या मान लो कांग्रेस से लाया, अगर गलत आदमी किसी पार्टी से टिकट ला रहा है तो पार्टी ना देखो, आप व्यक्ति को देखो, व्यक्ति सही है कि नहीं है। अगर आप गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे, गलत लोगों को सत्ता पर बैठाने का काम करेंगे, तो आने वाले 5 साल आप फिर दोबारा परेशान रहेंगे और आप इधर उधर सिर्फ चक्कर ही काटते रह जाएंगे कि मेरे गली में जो है बिजली का खंभा नहीं लग पा रहा, लाइट नहीं लग पा रही, कूड़ा नहीं उठ पा रहा। जिस प्रकार पिछले 5 साल आप लोग इतने परेशान रहे, आपको देखना पड़ा 5 के बदले 6 साल हो गए परेशान रहे, तो आपको आने वाले समय भी वैसे ही देखना पड़ेगा। आप अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करें, जो अच्छा है ईमानदार है उसको सपोर्ट करें, और बेईमान है उससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि बेईमान हम सबके लिए घातक है। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी। प्रेम पंचोली जी, आपसे शुरुआत करूंगी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। क्या परिस्थितियां नजर आ रही हैं चुनाव के लिहाज से? प्रेम पंचोली जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपत्तियों का जो निस्तारण है, सरकार उस पर बहुत पैनी नजर रखे। और ये सरकार का काम है कि जहाँ पर आरक्षण की जरूरत, दूसरे आरक्षण की, जैसे मैंने कहा कि उत्तरकाशी जिला और प्रतापनगर में आरक्षण का जो सिनेरियो है वो ये है कि लंबे समय से पहले वो सामान्य जाति की सीट पे चुनाव जीत के आए हैं और अब वही लोग ओबीसी वाले हैं, तो उन्हीं लोगों को दोबारा मौका मिला है। तो ये सरकार के लेवल पे डिसाइड होने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को एक सदन बैठाना चाहिए, उसमें निर्णय लेना चाहिए कि कहाँ पर किसकी जरूरत है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो ये माना जाएगा कि सरकार संवेदनशील नहीं है। ठीक है, उत्तराखंडी जी, शॉर्ट में फाइनल। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि अभी ये जो निर्दलीय और एक व्यक्तिगत तौर पर जो आप लोग चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वास्तव में आप लोग उत्तराखंड प्रेमी हैं तो आपको क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल में आकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आप एक साथ चुनाव लड़ें और स्वच्छ चुनाव लड़ें और जितने भी अमर्यादित लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, उनको सत्ता से दूर रखने की कोशिश करें। बिल्कुल, आशीष जी, फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित ही चुनाव नजदीक आ गए हैं, चुनाव होने 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आएंगे, तो आप लोग ईमानदार व्यक्ति को चुने, अच्छे व्यक्ति को चुने, और तभी आपका भी हित है, राज्य का भी हित है और हमारे वार्डों का भी हित है। तो ईमानदार व्यक्ति अगर आगे आएंगे राजनीति में तो निश्चित ही राज्य का और देश का भला होगा। प्रभा जी, फाइनल कमेंट। जी दिव्या जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जनता के लिए ही चुनाव हो रहे हैं, जनता को प्रतिनिधि चुनने का अभी मौका मिलता है चुनाव में, तो निश्चित तौर पर वो ये जरूर देखें कौन सी पार्टी है जो उनके विकास की धारा को आगे ले जा रही है। आपके पास प्रत्याशी भी होगा और उनके किए हुए कार्य भी होंगे, तो वो इन चीजों पर जरूर ध्यान दें। और जो पार्टी आपकी सुरक्षा भी कर सकती है और देश को, राज्य को आगे ले जा सकती है, उसको निश्चित तौर पर अपना समर्थन दें। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा कि किस तरीके से आपत्तियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन दावेदारों की भी भरमार है पार्टियों में। अब किस तरीके से दावेदारों का चयन किया जाएगा, कौन वो प्रत्याशी होगा जो फिट बैठेगा इस चुनाव के लिए, और जो आपत्तियां दर्ज कराए गए हैं, 1000 से ऊपर आपत्तियां जो है वो दर्ज कराए गए हैं, 23 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। किस तरह से रिपोर्ट पेश की जाएगी और क्या इसके आने वाले परिणाम होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।